स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। एक बार पुनः हम आपसे जुड़ चुके एक नए वीडियो को साझा करने के उद्देश्य से। इस वीडियो में हम क्लास 9 यूपी बोर्ड के छात्रों के हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्य खंड का पंचवटी शीर्षक, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित शीर्षक है, यह आपका 5वां अध्याय है। इस अध्याय के संपूर्ण पद्यांश का व्याख्या हम इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। पहला पद्यांश जो कि इस प्रकार है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। सर्वप्रथम हम इसका कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। चारु अर्थात सुंदर, चंद्र यानी चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी, अवनी यानी धरती, और अंबर तल में, अंबर मतलब आकाश। पुलक प्रकट करती है, पुलक मतलब आनंद, प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। हरित मतलब हरी, तृणों मतलब घास की नोकों से, मानो झूम रही हैं तरु भी, तरु यानी वृक्ष भी, मंद, मंद मतलब धीरे, पवन यानी हवा के झोंकों से। देखिए, अब इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। पहले आप संदर्भ लिख लेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित पंचवटी शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे, यहाँ कवि ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। व्याख्या में आप लिखेंगे कि गुप्त जी कहते हैं कि चारू चंद्र की चंचल किरणें, सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, जल और थल में फैली हुई हैं, जल और थल में फैली हुई हैं, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। और जो चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी है वह अवनी अर्थात पृथ्वी और अंबर तल यानी आकाश में बिछी हुई है। जो स्वच्छ चांदनी है चंद्रमा की, वह अवनी यानी पृथ्वी और आकाश में बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। जो हरित तृणों यानी हरी जो घासें हैं, उसके बारे में कवि कहता है कि हरी हरी घास की नोकें ऐसी लगती है मानो पृथ्वी के सुख से रोमांचित हो रही हो। जो हरित तृणों यानी हरी जो घासें हैं, उनकी नोकों को देखकर ऐसा लग रहा है, या हरित तृणों यानी जो हरी हरी घास है कि नोकें ऐसी लग रही हैं मानो धरती के सुख से रोमांचित हो रही हो, या धरती के सुख से वो अपने पुलक मतलब प्रसन्नता को प्रकट कर रही हों। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। आगे कवि कहता है कि वहां सभी वृक्ष, तरु मतलब वृक्ष, मंद वायु के झोंकों से झूम रहे हैं, यानी झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां सभी वृक्ष, तरु मतलब वृक्ष, मंद पवन के झोंकों से झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, या प्रतीत मानो है, इसलिए आप लिखेंगे कि प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वहाँ मंद पवन के झोंकों से वहाँ के सारे जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं,
व झूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं। एक बार इसकी सिर्फ व्याख्या आप देखेंगे। आप लिखेंगे कि गुप्त जी कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई है। अवनी और अंबरतल यानी पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। हरित तृणों की नोकों से यानी हरी हरी घास की नोकें ऐसी लग रही हैं मानो वे पृथ्वी के सुख से रोमांचित हो रही हैं और अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही हैं। पंचवटी का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके बारे में कवि लिखते हैं कि वहाँ के जो सभी तरु मतलब वृक्ष हैं वह मंद पवन के झोंकों से झूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ जो भाषा है वो खड़ी बोली है। प्रस्तुत जो पद्यांश है इसमें चांदनी रात का बहुत ही सुंदर सब चित्र प्रस्तुत किया गया है। अलंकार, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण है। रस, श्रृंगार, गुण, माधुर्य का प्रयोग प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में किया गया है। दूसरा जो पद्यांश इस प्रकार है कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धनुधर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुम आयुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। पंचवटी की छाया में है। देखिए प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें कठिन शब्दार्थ को सर्वप्रथम देख लेते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। पर्ण कुटीर पर्ण मतलब होता है पत्ते, कुटीर मतलब कुटिया यानी पत्तों की कुटिया। उसके सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने, स्वच्छ शिला पर, स्वच्छ मतलब साफ निर्मल, शिला मतलब पत्थर पर धीर वीर निर्भीक मना, निर्भीक मतलब बिना डर के, जाग रहा यह कौन धनुधर, धनुधर अर्थात धनुष धारण करने वाला, जबकि भुवन भर सोता है। भुवन भर मतलब संपूर्ण संसार। भोगी कुसुम आयुध, कुसुम आयुध मतलब कामदेव, योगी सा बना दृष्टिगत होता है। भोगी अर्थात भोग करने वाला यानी राजा, कुसुम आयुध मतलब कामदेव। देखिए जो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हैं इसमें प्रहरी के रूप में लक्ष्मण को सुंदर चित्रण, लक्ष्मण जी जो हैं उनका सुंदर चित्रण किया गया है। वह प्रहरी के रूप में यानी जैसे रात्रि का समय है और जाग रहे हैं, पहरा दे रहे हैं तो उसे प्रहरी कहते हैं कि रूप में जो लक्ष्मण जी हैं उनका सुंदर चित्रण प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में किया गया है। कवि कहता है कि पंचवटी की घनी छाया में, पंचवटी की छाया में है सुंदर पण कुटीर बना। कवि कहता है कि पंचवटी की घनी छाया में एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख, उस कुटिया के सम्मुख स्वच्छ शिला पर, निर्मल स्वच्छ शिला यानी पत्थर पर धीर वीर निर्भीक मना। कहते कि उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ विशाल पत्थर है जिसके ऊपर एक धीर यानी धैर्यशाली वीर पुरुष है निर्भीक बना, जो निर्भय मन वाला है वो बैठा हुआ है और जाग रहा है। कहते हैं कि पंचवटी की जो छाया है, उसकी पंचवटी की जो घनी छाया है उसमें एक सुंदर पत्ते की कुटिया बनी हुई है और उसके सम्मुख, उस कुटिया के सम्मुख एक बहुत ही विशाल स्वच्छ शिला यानी पत्थर पड़ा हुआ है। उस पर एक धीर यानी धैर्यशाली
वीर और निर्भीक यानी बिना किसी डर के मन वाला एक पुरुष बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुधर, जबकि भुवन भर सोता है। कवि कहता है कि सारा संसार जब सो रहा है तो यह कौन धनुधर है, यानी धनुधर यानी धनुष को धारण करने वाला, आखिर ये कौन है जो जाग रहा है। भोगी कुसुम आयुध योगी सा, जैसे भोग करने वाले कामदेव योगी सा, योगी बनकर आ बैठा हो, वैसा ही बना दृष्टिगत होता है। यह यहाँ पर बैठा हुआ वीर ऐसा ही दिखाई दे रहा है। देखिए, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों का एक बार सिर्फ व्याख्या देखेंगे। कवि कहता है कि ये जो पंचवटी की घनी छाया है, इसमें एक सुंदर पत्ते की कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया के सामने, सम्मुख मतलब सामने, एक स्वच्छ और बड़ा सा शिला मतलब पत्थर पड़ा हुआ है और उस पत्थर पे एक धैर्यशाली वीर जो कि निर्भीक मन वाला है वह बैठा हुआ है। कवि कहता है कि जब संपूर्ण संसार भुवन भर यानी कि संपूर्ण संसार सो रहा है तो आखिर ये कौन धनुषधारी है जो कि जाग रहा है। यह वीर उसी प्रकार दृष्टिगत मतलब दिखाई देता है जैसे भोग करने वाला कामदेव यहाँ योगी बनकर आ बैठा हो। देखिए, प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें भाषा खड़ी बोली, रस शांत, अलंकार अनुप्रास, उपमा, गुण प्रसाद और भाषा जो है वह कहीं कहीं आपको सरल साहित्यिक खड़ी बोली भी दिखाई देगी का प्रयोग किया गया है। अगला जो तीसरा पद्यांश है वो इस प्रकार है। किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यो त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज वैराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है जीवन है। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में जो कठिन शब्दार्थ है उसे हम देख लेते हैं। किस व्रत यानी प्रतिज्ञा में है व्रती, व्रती मतलब व्रत धारण करने वाला यानी प्रतिज्ञा को धारण करने वाला, वीर यह निद्रा का यु त्याग किए, निद्रा यानी नींद का यु त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में, विपिन यानी वन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी, प्रहरी मतलब पहरेदार, जिसका उस कुटीर में क्या धन है, कुटीर मतलब कुटिया में, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, रत मतलब लगा हुआ, इसका तन यानी शरीर, मन मतलब मन जीवन है। देखिए, प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं यहाँ राम और सीता की कुटिया पर जो पहरा दे रहे हैं लक्ष्मण जी, उन्हीं की विशेषताओं का चित्रण प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में किया गया है। कवि कहते हैं कि ये जो रात के अंधेरे में कुटिया के बाहर जो शिला है इसके ऊपर बैठा हुआ आखिर ये कौन वीर है। तो उसके बाद इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए, इस वीर पुरुष ने यह कौन सा व्रत धारण किया है जिसके कारण इसने निद्रा यानी अपनी नींद का त्याग कर दिया है। जो लक्ष्मण हैं वो कुटिया के बाहर बैठे हुए सीता माँ और राम की कुटिया के बाहर पहरा दे रहे हैं, तो उन्हें देखकर कवि लिखते हैं कि आखिर ये जो व्रती है जो कि दृढ़ प्रतिज्ञ होकर व्रत धारण करके बाहर कुटिया की पहरा दे रहा है पहरेदार की भांति, आखिर यह वीर पुरुष कौन है और कौन सा व्रत धारण किया हुआ है जिसके कारण इसने यह निद्रा का यूं त्याग किए, इसने अपनी नींद का भी त्याग कर दिया है। राजभोग के योग्य विपिन में बैठा,
यह तो राजभोग यानी राज्य को भोगने योग्य है, परंतु फिर भी विपिन में बैठा, विपिन मतलब यह वन में बैठा आज विराग लिए, परंतु यह वन में वैराग्य ग्रहण करके बैठे हुए है। कहते हैं कि राजभोग के योग्य यह जो पुरुष है, यह तो राज्य भोग्य योग्य है, फिर भी आज यह विपिन यानी वन में वैराग्य लिए बैठा हुआ है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। पता नहीं इस कुटीर मतलब इस कुटिया में कौन सा अमूल्य धन रखा हुआ है, जिसकी रक्षा में यह जो पुरुष है वो प्रहरी बना हुआ है, और उस कुटिया के अमूल्य धन के लिए जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। और उस कुटीर में जो अमूल्य धन है उसके लिए वह बाहर प्रहरी बना हुआ बैठा है, और साथ ही उसकी रक्षा के लिए यह तन मन से लगा हुआ है। देखिए काव्य पंक्तियों का एक बार सिर्फ अर्थ देखेंगे। कहते हैं कवि कि इस वीर पुरुष ने न जाने कौन सा व्रत धारण किया है कि इसने अपने नीत का भी त्याग कर दिया है। राजभोग के योग्य यह जो पुरुष है वह आज न जाने किस कारण से इस वन में वैराग्य को ग्रहण करके बैठा हुआ है। जो पुरुष राज्य भोग्य करने के योग्य है, न जाने किस कारण से वह आज विराग यानी कि वैराग्य को ग्रहण करके इस विपिन यानी वन में बैठा हुआ है। बना हुआ है प्रहरी, और यहाँ प्रहरीदार बना हुआ है। उस कुटीर में क्या धन है। आखिरकार उस कुटिया में ऐसा कौन सा अमूल्य धन है जिसके खातिर यह जो प्रहरी है वह उसकी रक्षा के लिए तन मन धन से लगा हुआ है। प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें भाषा सरस व शुद्ध खड़ी बोली है, शैली वर्णनात्मक है, अलंकार अनुप्रास गुण ओज रस अद्भुत का प्रयोग किया गया